साथियों नमस्कार। मेरे फेसबुक के सभी 41,000 जितने भी फॉलोवर्स हैं उन सभी को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। नमस्कार मैडम सरिता राठी मैडम, नमस्कार। आज दिन में आपसे बात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कनेक्टिविटी है हमारी सबकी और कहीं ना कहीं सभी इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा समय लेंगे क्योंकि अधिक से अधिक अपने जो भी शिक्षक साथी हैं जुड़ जाएं तो थोड़ा बात करने में अच्छा भी रहेगा और उसका अर्थ भी निकलेगा कि कहीं हम किसी शिक्षक को छोड़ ना दे। लगभग अपन चाहते हैं कि कोई जुड़े, अधिक से अधिक जुड़ते जाए। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं अपन इसका। आप बताते जाइएगा इसके अंदर थोड़ा सा कि मेरे साथी लोग कहाँ से हैं, किस राज्य से हैं और कितनी क्या टाइमिंग नौकरी हो गई है उनकी, कितना परेशान है, क्या है। ज़्यादा तो कुछ नहीं, आप अपना खाली प्लेस बता देवें कि हम वहाँ से हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी लगेगा कि हमारी मुहिम शिक्षकों तक पहुँच रही है। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। जुड़ते जाइए आप। थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ कि इसमें अपने लगभग अच्छे साथी जुड़ जाएं। उसके बाद अपन थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं इस सारी चीज़ों को लेकर के। विकास जी को जय हिंद। जय हिंद सर सभी। नमस्कार सभी को। जुड़ते जाइए। अभी तक 9 लोग जुड़ चुके हैं अपने। हमारी ताकत जहाँ भी लगे, जहाँ भी दिखेगी, बराबर आगे बढ़ेगी। ताकत अगर होगी तो ही हम जीत पाएंगे। बिना ताकत के हम बहुत कमज़ोर साबित होंगे और सरकारें चाहती भी यही है। तो थोड़ा सा यहाँ भी एक ताकत दिखाएं। नमस्कार सर। सत्यनारायण जी नमस्कार। मनोज जी श्रीवास्तव जी नमस्कार। विकास जी नमस्कार। ये मुहिम है अपनी। इस मुहिम को एक 25 साल के बाद हमको क्या लग रहा था कि हम बहुत आसानी से रिटायर हो जाएंगे, लेकिन सरकारें, आने जाने वाली सरकारें कुछ चीज़ें डाल देती हैं जो संघर्ष का रास्ता पकड़ाती हैं। बुलंदशहर से बहुत बढ़िया। सुनील जी नमस्कार सर, बांधवगढ़ से हैं सर। बहुत बहुत नमस्कार जैन साहब, सेन साहब। अरविंदम जी चटर्जी नमस्कार सर। मैं ठीक हूँ सर। बिल्कुल सर, आपकी दुआएं हैं, मेरे साथियों की दुआएं हैं सर। आज देख रहे होंगे कि आज मेरा चेहरा भी थोड़ा अब काला पड़ा था, तो अब थोड़ा ठीक हुआ है। और पैर तो हालांकि अपनी जगह हैं। पैरों का तो लगभग लगेगा मुझे 4-5-6 दिन, मतलब 7 तारीख को एक प्रोग्राम और है, तो वहाँ पे जाना है। तो भगवान करे आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद रहे तो वहाँ तक मैं चल के जाऊँ, ऐसा मैंने विचार किया है। 7 तारीख अभी दूर है। हेमंत जी नमस्कार। तिवारी जी बहुत बहुत नमस्कार सर। देवेश जी मिश्रा जी नमस्कार। अवगा ठाकुर साहब नमस्कार आपको सर। बहुत बहुत हिमाचल प्रदेश से हैं आप सर, बहुत बढ़िया। 34 साल की आपकी सर्विस हो गई है सर, बहुत अच्छा। मतलब लगभग सभी सीनियर लोग हैं सर। और ये हमारे लिए, हम शिक्षकों के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि हम बच्चों की परीक्षा लेते हैं और ये हमारे परीक्षा की घड़ी हो गई है। और ये घड़ी कैसी घड़ी है कि इस विपत्ति की घड़ी में हम पास होते हैं या नहीं होते हैं। सरकार ये देखना चाहती है कि शिक्षक एक है या नहीं पूरे भारतवर्ष का, क्योंकि स्टेट का तो हो सकता है, MP का हो, राजस्थान का हो, गुजरात का हो, वो तो हो सकता है कि एक हो। लेकिन आज सरकार ने परिस्थितियां ऐसी बना दी है कि 25 लाख शिक्षक ये चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान एक है या नहीं। तो वो अगर समस्या खड़ी करिए तो शिक्षक बोलते हैं हम तो समाधान निकाल के छोड़ देंगे आप सब। चक्रवर्ती जी बहुत बहुत नमस्कार सर। सैल्यूट करता हूं सर आपको भी मैं। प्राउड तो मैडम मैं क्या कह रहा हूं, प्राउड का तो विषय हमारे साथियों का है। आप सभी साथी इस प्राउड का पूरा हकदार हैं, क्योंकि मैं आपकी ही ताकत के सहारे, यूँ समझ के चले कि मेरे
ये कंधे जो थे ना, इन कंधों पे किसी प्रकार की थकान महसूस नहीं होनी, और हुई भी नहीं। मैंने तकरीबन 48 घंटे यात्रा करी है। बाकी आपकी दुआएं, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद बहुत रहा। इस चिलचिलाती, जब मैंने कल देखा कि 46 पॉइंट ऊपर कुछ टेम्परेचर चल रहा था, उस टेम्परेचर को चीरते हुए हमने इस लड़ाई को आगाज किया है। अभी अंजाम बाकी है, शुरुआत है अभी तो ये बहुत आगे तक जाएगी। ये श्रीवास्तव जी, बिल्कुल हम इसके अंदर दिल्ली तक चलेंगे। हमने प्लानिंग भी चल रही है, थोड़ा सा मैं ठीक हो जाऊं, चलने की कंडीशन में आ जाऊं, उसके बाद मेरी प्लानिंग बहुत बड़ी है। मैं टेक्निकली रूप से भी आपसे जुड़ा रहूंगा और संघर्ष के रास्तों पर भी मैं आपके साथ हूं। हम कहीं भी दूर नहीं रहेंगे। पारुल जी तिवारी, आपको नमस्कार। संगठन से ज़्यादा सहयोग राशि लेकर से इस खबर का उबारा। बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, ये सब चीज़ें हैं। आप भी मुझे थोड़ा सा अपने क्षेत्र के बारे में, अपने शिक्षकों के बारे में बताते रहिएगा। यूनिटी कितनी है, कहाँ आवश्यकता है कि हम यूनिटी को कैसा और मजबूत बना सकते हैं, हमारे संगठन की ताकत को कैसे मजबूत कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि संगठन आजकल सब राजनीति खेल रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि सब बड़े नेता बन जाएंगे। वो भी आप सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे, लेकिन अभी समय राजनीति करने का नहीं है, बल्कि इस राजनीतिक घड़ी में शिक्षकों को एक दूसरे का साथ देने का है। सर झाबुआ से भूरिया जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार सर। आपके तिवारी जी, आपकी हिम्मत, आपने हमेशा से सभी लोगों ने, सभी शिक्षकों ने, और हेमंत जी का तो मैं कहूं कि आप हमेशा से जुड़े रहे मेरे साथ में। और ये जो अभी अब लाइव में जो नाम आए हैं, आपने देखे हैं, इसमें से कुछ शिक्षक मेरे संगठन के ग्रुप में भी हैं और हमेशा अपडेट रहते हैं। हमारी खबर एक दूसरे से एक्सचेंज होती है और हम बिल्कुल उस माध्यम से जुड़ते हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप में आप सभी जुड़े हैं। मैं और भी चाहूँगा कि हमारे जो शिक्षक हैं 25 लाख, अब सभी शिक्षकों तो को जुड़ना व्हाट्सएप पे संभव नहीं है, लेकिन हम किसी न किसी माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। और इसका अच्छा माध्यम तो यही है कि हम फेसबुक पे लाइव रहें या जुड़ें। तो इसमें भी आप त्वरित जो भी आपका रहता है आप बताएं मुझे, हम क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा आपकी तरफ से भी सजेशन लेना है मुझे। अभी भी कुछ साथी सोए हुए हैं। सोए हुए नहीं है सर, मरे हुए हैं। अब मैं क्या बोलूं, मेरा मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकलेगा, बुरा निकल जाएगा। हमारे साथी सोए नहीं है, मर चुके हैं, मतलब उनकी आत्माएं मर चुकी है। मैं आपको मेरी एक छोटी सी अनुभव की बात बताऊं ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार, शिक्षकों को कहते हैं ना कि कोई अगर किसी को मूर्छा आ जाती है तो उसको पानी डाल के उठाया जा सकता है, अगर कोई सोया है तो उसको हिला करके जगाया जा सकता है, लेकिन कोई मर ही चुका हो तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। हम शिक्षकों को अभी भी कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ साथियों को, मतलब ऐसे हजारों लाखों साथी ऐसे हैं जो आप और हम पे डिपेंड हैं। नमस्कार सर अनुभव जी, बहुत बहुत नमस्कार सर। आदरणीय त्रिपाठी जी, साबिर जी, सुनील जी, ये जो सोने का जो शब्द है ना सर, ये छोटा पड़ गया है, क्योंकि अब नौकरी ही खतरे में आ गई है। मतलब हम इंक्रीमेंट के लिए लड़ें, ट्रांसफ़र के लिए लड़ें, पॉलिसी बनाने के लिए लड़ें, या हम 8वें वेतन आयोग के लिए लड़ें, एनपीएस के लड़ें, ओपीएस के लिए लड़ें, ये जो लड़ाइयाँ हैं, अब ये लड़ाइयाँ बहुत छोटी हो चुकी है। इसका कद इतना छोटा हो चुका है कि हम इस टेट परीक्षा रूपी दानव के आगे ये सब चीज़ें स्वतः ही शून्य हो चुकी है। सरकारें इसी का फायदा ले रही हैं। थोड़ा और जुड़ते जाएं। पाटीदार जी नमस्कार। अतिथि शिक्षक भी आपके साथ हैं। बिल्कुल सर, अतिथि शिक्षक हम प्रार्थना करते हैं भगवान भोलेनाथ से कि बहुत जल्दी सरकार को सद्बुद्धि दें, और ये जो सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन हमारे शिवराज सिंह जी ने अतिथि शिक्षकों का जो पैटर्न चालू किया था, ये बराबर रेगुलर टीचर में कन्वर्ट हो जाए, उनको सरकारी पात्रता मिल जाए, सरकारी जॉब लग जाए उनकी, मैं चाहता हूँ। और ये कुछ चीज़ें हैं, समझने वाली है, और जुड़ने दो, बिल्कुल जुड़िए। राम राम सर कमल जी नमस्कार। क्या नाम है? मोनोश्री जी सरकार नमस्कार। शंकर लाल जी जाटव जी नमस्कार।
हमें अभी हम विषय चालू नहीं किया है, अभी हमारा विषय बहुत दूर है। अभी तो मैं जुड़ रहा हूं आपसे आपके दिलों से जुड़ना चाहता हूं, आपके मन से नहीं, दिल से जुड़ना चाहता हूं। और आपके दिलों से जुड़ करके इस लड़ाई का जो हमने शुरुआत करी है उसको बहुत आगे तक ले जाना है, उसे खत्म नहीं करना है, उसे जीत के आना है और पूरा विश्वास के साथ जीतना है। शांतनु जी पंडित नमस्कार सर। नमस्कार मुनीर शाह जी नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। मुझे थोड़ा सा अवगत कराते रहें कि आप कहाँ से हैं और अपना परिचय भी देते जाएं, तो उससे थोड़ा मुझे संबल मिलेगा और बाकी चीज़ें जो हैं वो होती रहेगी। अनुभव जी त्रिपाठी जी आपकी हिम्मत मंगल पांडे सर, बिल्कुल कहते हैं ना, एक कहावत है कि भगत सिंह पड़ोस के घर में पैदा हो सकता है मेरे पड़ोसी ने ज़्यादा भगवान से मान्यता ले ली होगी कि भाई पड़ोस में पैदा हो। तो मेरी माँ बहुत दुखी रही, मैंने भी बहुत मतलब अंदर से मन मेरी माँ का दुखाया है, मेरी पत्नी का भी मन दुखा है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के। लेकिन नहीं, आपकी दुआओं का असर रहा है कि मैं सुरक्षित आपके साथ हूँ। मेरा लाइव आने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह भी था कि मेरे हजारों लाखों साथी जो मुझे उस पीड़ा में देख रहे थे, मैंने देखा, लाइव तो नहीं रहा मैं उस बीच में, लाइव पहली बार ही आया हूँ आपके सामने। और मेरा आने का कारण भी यही रहा कि मेरे हजारों साथियों ने बहुत चिंताएं व्यक्त करी थी, उनके कमेंट्स मैंने पढ़े तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसी कमेंट्स और उनकी बदौलत ही मैं आज सुरक्षित भी हूँ। तो हमारी माता जी का भी बहुत मन दुखा था, उन्होंने भी बहुत, वो भी चिल्लाए भी थे, सब कुछ करा, लेकिन कहते हैं ना कि संघर्ष का रास्ते हैं, हर चीज़ को पीछे छोड़ जाते हैं, रिश्ते नाते तकलीफ़ें दुख कुछ नहीं। और ये रास्ता मैंने पकड़ लिया है और ये ऐसे रास्ते मैंने बहुत पहले भी किए हैं, लेकिन अब वो समय अभी ये बताने का नहीं है। तो नमस्कार अंजलि मैडम चौबे जी, ओम प्रकाश जी भारद्वाज जी नमस्कार, अनंता जी बेस नमस्कार सर, महाराष्ट्र से हैं आप, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एमपी में। मैं एमपी से हूँ, रतलाम से। टेंशन बहुत हो रही है, कोई अच्छी न्यूज़ जल्दी। बिल्कुल मैं आपको बहुत अच्छी न्यूज़ दूंगा और आप ये वीडियो को मेरा संभाल के रखना, चाहे अगर ये आप चाहो तो संभालना, मैं कोई इतना ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, संभाल के रखिए। मैं इतना कमिटमेंट कर रहा हूँ आपसे कि आपके 25 लाख शिक्षकों की नौकरी पे न तो आंच आएगी, न कोई सुविधा में कटौती होगी, न आपके प्रमोशन में तकलीफ होगी और न किसी प्रकार का कोई दर्द होगा। ये मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ आपको। और ये कमिटमेंट के बेस पीछे क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बिना बेस के या बिना किसी टेक्निकल पॉइंट के मैं ये बात नहीं बता रहा हूँ कि आपको मैंने वैसे ही झूठा आश्वासन दिया है। आश्वासन के पीछे बहुत लॉजिक भी हैं और वह लॉजिक आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। आप बिल्कुल भी जितने भी लाइव शिक्षक देख रहे हैं, उन सभी शिक्षकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वे शिक्षक इस बात को याद रखें कि टेंशन दूर कर लें, क्योंकि टेंशन, अब हम जो जिस पीड़ा में हम जी रहे हैं, जिस प्रताड़ना में हम जी रहे हैं, जिस परेशानी में हम लोग महसूस हो रहे हैं, थोड़ा सा ये सेशन लाइव का डिस्टर्ब हो गया है। हाँ, वो फ़ोन आ गया था सर, सॉरी। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत सामान्य बातें हैं, जैसे हम आपस में बैठ के बात करते हैं। और मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैंने कभी भी राजनीति नहीं करी है और कभी भी राजनीति करने का मन भी नहीं रहा है। मैं हमेशा से दिल से बात करता हूँ, दिमाग से नहीं करता हूँ। जो दिमाग से बात करते हैं छल करते हैं। मैंने ये जो पद यात्रा निकाली, इस पद यात्रा के अंदर 1% भी मेरे दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं थी कि इससे मैं बहुत बड़ा तीर मार लूँगा या बहुत बड़ी सरकार जाग जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर जो सोचता है वो परिणाम लाता है, परिणाम लाते हैं, बुद्धिजीवी हो जाते हैं और वो यात्राएं या फिर आंदोलन स्थगित हो जाते हैं, क्योंकि आप सोचने विचारने में रह जाओगे और आपका काम धरा के धरा रह जाएगा। क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग, आप किसी से पूछने जाएंगे कि यार मैं 80 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहा हूँ, तो आप मेरे संगठन के साथी हैं, जो आप मुझे थोड़ा राय दीजिए कि राय सही है या गलत हो जाएगा। या फिर अगर आपने जरा सा भी पूछा या किसी को भी अपना मंतव्य बताया, तो फिर समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके प्रण में, आपके निश्चय में, आपके कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बाधाएं चालू हो जाएगी। तो इसलिए मैंने जो करा है वो आप लोगों की
मतलब आप कह सकते हैं भविष्य, आपका भविष्य, मेरा भविष्य, जैसे तमाम हमारे सभी साथियों का भविष्य, इन सभी को लेकर के प्रण लिया। मैंने बहुत सोचा था इस विषय पे कि टेम्परेचर जो है 46, 47 चल रहा है। एमपी का थोड़ा सा राजस्थान लगता है पास में, ज़्यादा रहता है। मुझे यहाँ का भौगोलिक स्थिति पूरा अच्छे से पता है। अदर राज्यों में कितना टेम्परेचर ये आइडिया नहीं, लेकिन हमारे इधर का टेम्परेचर थोड़ा था। लेकिन ये 20 दिन पुरानी मुहिम है जब टेम्परेचर हमारा 35 के समथिंग था और 35 से फिर 40 हुआ, 41, 42 बढ़ते बढ़ते, और लास्ट मोमेंट में जब मैं इस पद यात्रा को लास्ट मोमेंट, मतलब जहाँ से मेरी यात्रा 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर और बची थी, वहाँ से टेम्परेचर 47 टच हो चुका था। इतना मुझे तक पता बताया था इन्होंने। भूपेन जी नमस्कार सर। राय सिंह जी नमस्कार। ये प्रयास सर अभी ये पहला प्रयास है हमारा, और यहाँ से हमारी चीज़ें बढ़ेगी और जो भी हैं आगे की गतिविधियाँ आगे चलती जाएगी। अभी हमारे 57 साथी जुड़ चुके हैं, आप सभी लाइव। अब मैं पिपलोदा की इस पावन धरती से, जहाँ पे मेरी ये जन्मभूमि है, रतलाम जिले की है, मध्य प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, और मेरे बारे में लगभग आप सभी को पता चल ही चुका होगा। वैसे मैं ज़्यादा तो कुछ क्या, मैं छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन एक बार और यहाँ लाइव पे दे देता हूँ कि मैं लगभग 25 से 26 साल तो नौकरी में हो गए मेरे को, और इसके साथ ही इतना ही 15 से 17, 18 साल स्नैक रेस्क्यू भी हो चुका है। मैं सोशल वर्कर भी हूँ, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम करता हूँ, सर्प मित्र भी हूँ मैं। ऐसे हजारों सांपों को हमने जंगलों में रेस्क्यू करके छोड़ा है। अभी भी चालू है मेरा रेस्क्यू का काम, वो बंद नहीं है। मेरा बेटा है मेडिकल लाइन में, अभी उसकी पढ़ाई जारी है। वो राष्ट्रपति अवार्डी है, उसको राष्ट्रपति जीवन रक्षा पदक मिला हुआ है 2019 में, उसका नाम समर्पण है। ये जितने भी फोटोग्राफ्स आपने सोशल मीडिया पे फेसबुक में देखे हैं, ये सारे उसी के हाथ के हैं, या यूँ कहें कि पूरा मेरा मीडिया कवरेज समर्पण के हाथ का ही रहा। अगर वो बच्चा साथ में नहीं होता, आपने देखा होगा बच्चा मेरे को कंधे से कंधा मिला करके मेरे सहारा बन के चल रहा है, तो ये जितने भी आपसे मेरी जो टॉकिंग रही है, जो मेरी बातचीत रही है, या जो आपके साथ मेरा संवाद रहा है, ये उस समर्पण के वजह से ही है। और उसकी बीच में तबीयत भी खराब हो गई थी, बीच में उसको थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो चुका था, तो नाइट हमने फिर उसको घर छोड़ दिया था, लेकिन फिर वापस से वो सुबह 4 बजे उठ के वापस से हमारे मुहिम में शामिल हो गया था। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो अभी हम सामान्य चीज़ों पे चल रहे हैं। इसमें कोई हमने अभी ऐसी टेक्निकल बात हुई, मेरी यात्रा का कोई अनुभव मैंने बताया नहीं है, बाकी चल रहा है। अब आप मुझे यहाँ से थोड़ा सा ये बताइए, मेरी आवाज़ वगैरह सब बढ़िया आ रही है। अब हम हमारे कुछ छोटे से विषय को लेकर के हम चालू करते हैं। ज़्यादा लंबा मैं समय नहीं लूँगा। अभी तक तो हमने सारी परिचय वाली बातें हुई हैं, मैंने मेरा छोटा सा परिचय भी दिया है, और इस परिचय का आप ज़्यादा कुछ है नहीं, मेरा बैकग्राउंड ज़्यादा कुछ गहरा है नहीं राजनीति से। मेरा, हालांकि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी मेरे पिताजी तो हैं वो सर्विस में थे, पुलिस में, डिफेंस में। मेरे दोनों ब्रदर पुलिस में ही हैं। मेरे दादाजी चूँकि राजनीति में थे, वो हैं गए हो तो समाप्त हो गए हैं, उनका डेथ हो गई हैं, वो ख़त्म हो चुका है। तो हमारा परिवार ज़्यादा राजनीति से संपर्क नहीं रखता है। बाकी ये जो गवर्नमेंट पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं मिनी पॉलिटिक्स, इसको आप सभी को, बहुत सारे जो शिक्षिकाएं हैं, मेरे पास में कॉल भी आया था, बहुत घबराते हुए। कल भी मुझे मंदसौर में एक मैडम मिले थे, तो उनका भी बहुत मतलब मन इतना दुखी था इस परीक्षा को लेकर के, उन्होंने भी हमारे सामने बहुत सारी बातें रखी। तो मतलब कुल मिलाकर के अगर आप पूरी बात का ये देखें तो मामला बहुत परेशान है लोग। अब इस परेशानी का मूल कारण क्या है? कहीं न कहीं हमारी जानकारी में कमी, कहीं ना कहीं हमारे टेक्निकल पॉइंट को लेकर के हम थोड़े से अनभिज्ञ हैं, या कहीं ना कहीं हमारी ताकत में कमजोरी है, कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हैं, इसलिए हम थोड़े से दुखी हो रहे हैं। अगर इन सारी चीज़ों को आप समझ लेंगे, जान लेंगे, तो ये सब कमजोरी हट जाएगी। साथियों, अब हम ज़्यादा, मैं इस विषय पे बात नहीं करते हुए, मैं अपने पूरे जो यात्रा का रहा था उसके बारे में मैं थोड़ा सा, हमारे सांसद महोदय से क्या बात हुई,
हमारे बीच में क्या क्या अड़चनें आई और हमने कहाँ से क्या करी थी यात्राएं वगैरह, सब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरी यात्रा प्रारंभ हुई थी पिपलोदा नगर से। लगभग 80 किलोमीटर दूर हमारे सांसद महोदय का निवास है और वो हमारे क्षेत्रीय सांसद हैं, जावरा, नीमच, मंदसौर के। तो हमारे गृह क्षेत्र के सांसद थे। मैंने उनसे लगभग एक सप्ताह पहले फ़ोन पे मैंने बात करके समय लिया था। उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया था कि आप नंगे पैर की जो यात्रा है वो ना करें और आप वैसे ही आप आपके हिसाब से प्रतिनिधिमंडल आकर के आप मिल सकते हैं। ये उन्होंने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करी थी। वो सभी करते हैं, जो भी सुनता है कि इसी गर्मी में कोई नंगे पैर व्यक्ति अगर ज्ञापन देने के लिए जा रहा है तो वो इफेक्ट पड़ता है थोड़ा सा मन पे। तो सांसद महोदय आदरणीय श्री सुधीर जी गुप्ता ने भी मुझे फ़ोन पे ये बात कही थी और मेरी पर्सनली उनसे बात हुई थी। उन्होंने मना किया था कि आप नंगे पैर मत आइए, आप बाइक से या कार से आइए, आपके जो भी उन्होंने बात कही थी और हमने सुना उनकी बात को। लेकिन चूंकि मैं प्रण ले चुका था मेरे 25 लाख शिक्षकों के हित में, मैंने ये प्रण सड़क से सांसद और सांसद से संसद तक की यात्रा, क्रांतिकारी यात्रा का प्रण ले चुका था। और ये प्रण लेने के लिए मैंने जो माँ काली, हमारे यहाँ एक मंदिर है, वहाँ पर जाकर मैंने प्रण लिया था और अभी मेरा ये प्रण बाकी है। मैं तकरीबन 7 तारीख को उनके पास जाकर के सुरक्षित सकुशल नमन करूँगा कि आपने मेरे इस प्रण को सफल किया, मेरी यात्रा को सफल किया। तो जब मेरी सांसद महोदय से चर्चा चल रही थी तो उन्होंने दुखी मन से इसको यात्रा को कैंसिल करके और ज्ञापन देने के लिए जैसे हम आते हैं वैसे, तो मैंने उनसे कहा नहीं सर, ये जो चीज़ें हैं इतना सरल नहीं दिख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लास्ट ऑर्डर अभी रिसेंट आया है उसके अंदर ये बता दिया गया है कि आपको सुप्रीम कोर्ट से कोई भी रियायत नहीं मिलना है, जो भी मिलना है वो आपके सांसदों के पास जाइए, प्रतिनिधि के पास जाइए। ये स्पष्ट उन्होंने ये बात कही है। अब ये जो लाइन उन्होंने अभी कही है उसमें मैं अपनी तरफ से ये बोलना चाहता हूँ कि ये लाइन सोची समझी प्लानिंग के तहत होती है, क्योंकि कोई भी माननीय जज सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट के हो, उसमें कहीं से भी मन से, अपने मन से कुछ बोल नहीं सकता व्यक्ति के बोल दिया। 25 लाख शिक्षकों की जिंदगी का सवाल है, तो उसमें जो पीठ है, जो बेंच है, वो इतना सरल तरीके से नहीं बोल सकती कि आप सांसदों के पास जाइए। तो समझने वाली बात यह है कि बेंच जो आपके दीपांकर जी दत्ता साहब ने जो कलम लिख दी है, और उस कलम को काटेगा कौन, आप मुझे बताइए। उन्होंने जो आदेश जारी कर दिए हैं उसके बाद 45 से लगभग 50 के अंदर पिटिशंस लगी, उन्हें खारिज करी। तो आपको सीधा सीधा ये समझना चाहिए कि अपनी कलम पे रिव्यू करने के लिए वो जज नहीं कर सकते। अच्छी से टेक्निकल बात है कि मेरे मुंह से निकली हुई बात अगर कोई मुझे अच्छे से समझा सकता है या मुझे कोई अच्छे से उसके बारे में गलती बता सकता है, तो पहली बात तो मैं अपने ईगो में कि मैं मेरी ही बात को उसको खंडित करके उसको संशोधित करूँगा, नामुमकिन है। 99% तो कोई चांस नहीं है कि मैं अपनी बात को, क्योंकि मैंने फैसला दे चुका हूँ। फैसला देने के बाद उसको संशोधन करने के लिए दूसरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर माननीय जज महोदय ने जो फैसला दिया है वो फैसले बनाए हुए हैं अभी तक। तो आखिरी दम पर जो चीज़ें हुई हैं वो यही हुई है कि आप सांसदों के पास जाइए। इसका आप मंतव्य क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है? थोड़ा मुझे आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आखिर इस लाइन का क्या अर्थ निकलता है कि आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ से संशोधित नहीं होगा, आप पार्लियामेंट जाइए और 543 सांसद, राज्यसभा के 245, इन सभी सदस्यों को आप सब जाइए, ज्ञापन दीजिए। इसका क्या अर्थ है? आप इससे क्या चाहते हैं? सरकार क्या चाहती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट? थोड़ा सा आप मुझे अपनी तरफ से एक बात बताइए कि आखिर ये शब्द लिखने की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। मैं 2 मिनट वेट करूँगा, आप मुझे ये बताइए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्यों कही कि आप सुप्रीम कोर्ट से मत आइए, आप सांसदों के पास पार्लियामेंट में जाइए, वहाँ से आप अमेंडमेंट करवाइए। तो आखिर इस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट को बोलने की क्या ज़रूरत लगी और इसके पीछे की वजह क्या रही और इसका आगे अर्थ क्या निकल सकता है? थोड़ा सा मुझे आप
अपनी तरफ से अपने विवेक से कुछ बताने का प्रयास करें, फिर मैं इसके बारे में कुछ सटीक बताता हूं आपको। आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, मैं पढ़ रहा हूं कमेंट्स आपके। हेमंत जी तिवारी साहब क्या लिखते हैं, मैं आपके सपोर्ट में पोस्ट करता हूं तो मुझसे व्यंग्यात्मक बातें की जाती है। उसमें सर ठीक है, अब हर व्यक्ति के लिए अपन जिम्मेदार थोड़ी हैं, सबका अपना अपना मन है, सबके अपने अपनी शिक्षा है, सबके अपने अपने संस्कार हैं। व्यंग्यात्मक होता है लेकिन ठीक है, किसी की मानसिकता को हम नहीं समझ सकते। राय सिंह जी बहुत अच्छा प्रयास किया है सर, प्रयास जारी है सर, पर मुझे थोड़ा जो मैंने प्रश्न किया है थोड़ा सा मुझे उसके बारे में आप अपने जो भी देख रहे हैं अपने थोड़ा विवेक से मुझे बताएं कि आखिर ये सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि आप पार्लियामेंट जाइए, ये थोड़ा सा आप बताइए। बता सकते हैं तो बताइए, वरना मैं लॉजिकली इस चीज को पूरा आपको बताऊंगा। ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 मिनट में उस चीज़ को मैं शेयर कर दूंगा आपके सामने, और आपको ये वास्तव में आप जब बैठ के सोचेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये जो बात कही गई है वो पूरी तरीके से तर्क के साथ में है और इसका परिणाम भी आएगा, आपको दिखेगा। महाराष्ट्र से सर नमस्कार वैद सर, सर प्रणाम करता हूं आपको सर। श्रीवास्तव जी बहुत टेंशन में लग रहे हैं आपकी टेंशन का दिख रहा है इसके अंदर। हनुमान जी द्विवेदी पन्ना से नमस्कार सर, एमपी से ही हैं आप। पश्चिम बंगाल में नई सरकार टेट की बारे में एक कदम चुप्पी लगाए सर। हमारा लड़ाई का जो पार्ट है बंगाल जाएगा, बंगाल से फिर उत्तर प्रदेश भी रहेगा। हमने बात की है, बात करने के बाद में हमने वहाँ के प्रतिनिधि मंडलों से मैंने चर्चा की। तकरीबन मेरी 3 दिन से बंगाल के प्रतिनिधि मंडलों से मेरी बात हो रही है, तो उन्होंने यही बात बोली है कि सर यहाँ पे जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें शिक्षकों को लेकर के बहुत बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो 4 तारीख को तो सरकार वैसे भी अभी बहुमत में आई है, उसके बाद में अब ये तो कुछ समय तो लगता है, हालांकि उनको भी सोचना पड़ रहा होगा कि किसको किस प्रकार से शिक्षकों के हित में कोई बात बोलें, क्योंकि अगर बंगाल में 2 शब्द भी शिक्षकों के पक्ष में बोल दिया तो आप समझ लीजिए पूरे भारत में वो शब्द लागू हो जाएगा, 25 लाख शिक्षकों पे वो शब्द लागू हो जाएगा। तो इसलिए वो बोलेंगे, सोच समझ के बोलेंगे, थोड़ा धैर्य बनाए रखें और पॉजिटिव सोचें आप। इस वक्त भी कई लोग के अंदर संघ की राजनीति का कीड़ा काट रहा है। सर वो तो क्या है, संगठन में बने रहने के लिए हमेशा मतलब संगठन में जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ थोड़ा बहुत करतूते करते हैं लोग, तो वो तो जाहिर सी बात है। राजनीति किसको बोलते हैं, राजनीति का मतलब पॉलिटिक्स होता है। पॉलिटिक्स एक बड़ा शास्त्र होता है, जब आपने देखा हो ना, पढ़ते हैं हम पॉलिटिकल आगे। अब हमारे विषय होते हैं कि लैंग्वेज में आप जाइए तो पॉलिटिकल तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा शास्त्र लिखा हुआ है, तो उसके अंदर तो संगठन क्या है, वहाँ लोग अपने आप को बड़ा बताने के लिए या अपने आप की राजनीति को बड़ा बताने के लिए, अपनी पहुंच को सांसदों तक या प्राइम मिनिस्टर तक या मिनिस्टर तक बनाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। वो तो उसका बोलने का कोई ऐसा बुरा नहीं मानना, चलता रहता है वो। तो सर मेरा 2 मिनट का आपका समय ये तो अब खत्म हो गया है कि आपने मुझे मेरे प्रश्न का जवाब किसी ने भी नहीं दिया। तो सर अब मैं अपनी तरफ से ये जवाब देता हूँ कि प्रश्न मेरा ही था, इसका जवाब भी मेरा रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो पिछले इसी हफ्ते वाला जो आपका ऑर्डर किया है कि आप ये सब लेकर के पार्लियामेंट जाइए, तो सभी साथियों इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना कि सितंबर 2025 को जब ये पहला इन्होंने दीपांकर जी दत्ता महोदय ने जो ये करा था, उस समय ऑर्डर आने के बाद में इस बात को तकरीबन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तकरीबन 9 महीने हो गए हैं। 9 महीने पहले इस शिक्षकों को लेकर के टेट परीक्षा का ऑर्डर हो चुका था, और मैंने ये बात 8 महीने, लगभग 8 महीने मतलब ऑर्डर आने के 1 महीने बाद मैंने ये बात सार्वजनिक रूप से मंच पे बोली थी कि ये कोर्ट का विषय नहीं है, ये कोर्ट का विषय रहेगा भी नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंजुमन कमेटी का जो एक
बोर्ड है, मदरसा बोर्ड कहें या आप मशीनरी बोर्ड कहें, प्राइवेट स्कूलों को लेकर के कोई अगर पिटीशन लगाता है या कोई आवेदन लगाता है तो वो पर्सनली लॉ में ये है कि वो उसी को फायदा या नुकसान होगा पर्सनल। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट माननीय महोदय ने क्या करा कि उस पिटीशन को लेकर के पूरा टेक्निकली बहुत हम बच्चों की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं कर सकते करके पूरे भारत में लागू कर दिया। ये मैंने 8 महीने पहले ही बोल चुका था कि सुप्रीम कोर्ट एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ये बात कहेगा कि आप पार्लियामेंट जाइए, सांसदों के पास जाइए, ये हमारा विषय नहीं है। और ये 8 महीना पूरा हुआ है अभी पिछले 3 दिन 4 दिन पहले, और कोर्ट ने कह चुके हैं कि आप माननीय सांसद महोदय के पास जाइए। 8 महीने पहले जो मैंने बात कही थी वो बिल्कुल लागू हुई है। और आज हम सांसदों के पास जाने के लिए एक एक संगठन अपनी प्लानिंग कर रहा है। मध्य प्रदेश के जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, शिक्षक संगठन, मैंने उन संगठनों के प्रतीकात्मक रूप से ये बात कही थी कि आप जो भी आप कर रहे हैं कोर्ट का करिए, समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं है बर्बाद हो रहे हैं, इससे मतलब ऐसा नहीं कि वो भी जरूरी नहीं, जरूरी वो भी है क्योंकि उसी के प्रयास की वजह से ही यहाँ तक आना पड़ा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि कोर्ट नहीं चाहता है कि उसके माध्यम से आप जाएं। और अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ श्वेत पत्र बहुत जल्दी जारी होने वाले हैं। आप 4 लाइन में ही आपकी समस्याएं हल हो जाएगी। ये जो अभी आपके अंदर अभी जो कमेंट्स में एक सर ने हमको अभी बताया, बोले कि बहुत टेंशन हो रही है, थोड़ा जल्दी कीजिए। तो सर ये आप समझ लीजिए कि 8 महीने के इंतजार के बाद मुझे ये पता सरकार के माध्यम से चल रहा है कि भाई आप कोर्ट में नहीं होगा, आप पार्लियामेंट में जाइए। तो हमने ये घोषणा बहुत पहले कर दी थी। और आपको मैं ये बात फिर से बता रहा हूँ कि ये विषय राजनीति का नहीं है। ये विषय हमको राजनीति कर करके ओपीएस से भटकाया जा रहा है। एनपीएस की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, ओपीएस ओल्ड पेंशन की, ये उससे भटकाया जा रहा है। हमारे प्रथम नियुक्ति दिनांक से शिक्षकों की वरिष्ठता के लिए भटकाया जा रहा है। हमारे फाइनेंशियली अभी 6-7वें वेतन आयोग में जो तनख्वाहें बढ़ी हैं उसको लेकर के सरकार की निगाह में हमारी तनख्वाहें भी है। इतना ज़्यादा वेतन वगैरह इसको पब्लिक में डाल के हमारी इंसल्ट तक कराई जाती है कि मास्टर तो ये इतनी तनख्वाह लेते हैं, पढ़ाते नहीं है वगैरह वगैरह। तो हमको जानबूझकर ऐसे माहौल को क्रिएट किया जाता है जहाँ पर शिक्षक की इंसल्ट हो। इस इंसल्ट को क्रिएशन के बाद ये राजनीति करते हैं और राजनीति के बाद में ऐसे माहौल खड़े करते हैं कि आप वापस से हमारे पास आओ और हम फिर आपके लिए ज्ञापन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और फिर नाटक चलता रहेगा। ये सब सोची समझी प्लानिंग के साथ चल रहा है। अभी आपने देखा है 8 महीने से किसी ने भी ओल्ड पेंशन की बात करी है अभी तक? मध्य प्रदेश कहो, गुजरात कहो, राजस्थान कहो, कहीं भी कहो, कहीं किसी व्यक्ति ने ओल्ड पेंशन की बात कही है? नहीं करी है। किसी ने वरिष्ठता की बात करी है? नहीं करी है। किसी ने ये बात करी है कि सेंट्रल का जो डीए बढ़ा है उसमें मध्य प्रदेश में 6 किस्तों में दे रहे हैं, अदर राज्यों में कितने रहे, तो उसके बारे में अभी हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में किसी ने चर्चा करी है? नहीं करी है। क्यों? क्योंकि आपको उन चर्चाओं में उलझा दिया गया है जो इन चर्चाओं से काफी बड़ी है, और वो है आपकी नौकरी बचाने की। राजनेता राजनीति करते हैं और वो राजनीति किसी के भरोसे नहीं करते हैं, वो देश चलाते हैं, देश के 140 करोड़ जनता को डाइवर्ट करते हैं। वो बैठे बैठे उनमें इतनी ताकत होती है, इतनी क्षमता होती है कि एक शब्द से पूरे हिंदुस्तान की जनता के मन को कंट्रोल कर लेते हैं वो। तो यही हम शिक्षकों को कंट्रोल किया गया है, सोचा है, समझा है। उसके बाद में इन सारी व्यवस्थाओं को दबाने के लिए, संगठनों को छुपाने के लिए, लड़ाई को हटाने के लिए, सभी एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने टेट परीक्षा के इस मुद्दे को, जो महाराष्ट्र से चिंगारी बड़ी थी, उसको पर्सनली उनका कमेटी का, अंजुमन कमेटी का था, उसको पूरे शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के 1ली से 8वीं तक में इन्होंने डाल दिया। और डाला भी किस में? आरटीई के अंतर्गत उन्होंने लिया है। तो हम ये पूछना चाहते हैं महाराज कि अगर आरटीई के अंतर्गत आपको शिक्षा की गुणवत्ता नजर आती है तो ये कहाँ लिखा है कि आप सबको टीईटी कराने के बाद ही पात्र बनाओगे? टीईटी मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। मतलब पहले हमारी बात अगर करें तो इस लाइन में आप समझना, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा
पहले 98 में नौकरी ली आपने, शिक्षक बने, फिर उसके बाद में नौकरी करते करते पात्र हो गए आप, और बाद में आखिरी में जब रिटायरमेंट आ रहा, जब रिटायरमेंट के नज़दीक आ रहे हैं तो अब आप परीक्षा दीजिए। मतलब ये उल्टा हो गया। कहाँ से? 98 से लेके 2010-11 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा, पहले आप नौकरी लीजिए, फिर पात्र बनिए और फिर परीक्षा दीजिए। मतलब ये हुआ कि आप रिटायरमेंट के समय आपको लग रहा है कि शिक्षक अपात्र हैं, उनको पात्र करें। और 2011 के बाद आरटीई को लेकर के टेट परीक्षा लागू करके उसके बाद जो परीक्षा दे करके पास होकर के आए हैं वे लोग कैसे बने हैं? अब इसी शब्द को उल्टा कर दीजिए। परीक्षा, पात्रता, शिक्षक। पहले उन्होंने परीक्षा दी, अभी वालों ने पात्र बने, फिर अब जाकर के ये शिक्षक बन रहे हैं। मतलब पहले परीक्षा, फिर पात्रता और फिर शिक्षक। तो भाई ये जो तरीका आपने अपनाया है ये आपके आरटीई के अंतर्गत है। तो आपने 2011 से उन लोगों पे अगर आरटीई लागू करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए परीक्षा ली है, तो उस परीक्षा के माध्यम से ये लोग लगे हैं तो लगे हैं। आपको क्या जरूरत है कि 98 से लेके 2010-11 तक के लोगों को आप नौकरी से निकाल देंगे? भाई उसके तरीके ढूंढ सकते हैं आप, उन्हें आप प्रशिक्षण दीजिए, आप महीने महीने तक प्रशिक्षण दीजिए। पहले 2005 से स्टार्ट हुआ था ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण के नाम पे, फिर बाद में ये प्रशिक्षण लंबे चले, कम से कम 5-5, 6-6 दिन के प्रशिक्षण चले, उसके बाद 10 दिन तक चले, फिर ऑनलाइन भी चले, उसके बाद में ऑफलाइन भी चले। हजारों करोड़ों रुपए इन प्रशिक्षणों पे खर्च भी होते हैं, आज भी होते हैं। तो भाई हम यही कहते हैं कि जो आरटीई नियम बना है वो 2017 वाला जो चला रहे हो आप उसको अगले ही पीढ़ी के लिए लागू करो, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो पिछली पीढ़ी नौकरी कर रही है आप उसके ऊपर लागू कैसे कर सकते हो? ये तो नियम के सरासर खिलाफ है। आप समझ सकते हैं कि आपका कोई काम है या आप उस काम को करने के लिए निकल चुके हो, आधे से ज्यादा रास्ते को तय कर चुके हो, और वहां से फिर आपको बोलेंगे यहां से 1-2 दिन करना है, तो ये तो गलत बात हुई। तो हमारा प्रश्न यही था कि जब सरकार 8-9 महीने पहले चीज रख चुकी थी कि पार्लियामेंट में जाइए, तो आज हम पार्लियामेंट के चक्कर काटेंगे तो सारे जितने भी शिक्षक संगठन हैं, ये सभी शिक्षक संगठन आज पार्लियामेंट में जाने की दुहाई दे रहे हैं, आज सांसदों की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत पहले ही कर लेना था, कोर्ट में रिव्यू लगाने के बाद इनको सांसदों के कांटेक्ट में रहना था, उनको हमारी समस्याएं बतानी थी, और उनको बार बार ये बात बोलना थी कि सर आप भी प्रयास करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो भी हमारी गतिमति होगी उसके बाद आप ही हमारे प्रतिनिधि हैं, आप ही हमारे निर्णायक मंडल हैं। अब क्या हो रहा, ये हुआ। इसके बाद में सभी संगठन जागे, इस निर्णय के 2-3-4 दिन के अंदर उन्होंने अपनी तरफ से वापस से ये चालू करा कि हम सांसदों से मिलेंगे, हम उनको ज्ञापन देंगे, उनसे बात करेंगे, अमिटमेंट लाएंगे, जो भी करेंगे पार्लियामेंट में करेंगे। अब अगर मान लो ये सब करते भी हैं तो इसके लिए क्या घर में बैठे बैठे आपको पार्लियामेंट में सांसद महोदय आपकी सारी बातें सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे। तो आज इन सभी राजनीतिक दलों के, शिक्षक संगठनों से, मैं इन सभी दलों के प्रमुखों से, 25 लाख शिक्षकों से, छोटे से छोटे शिक्षक जो भले से वो उसको चाहे दिन रात कलम से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया हो, वो बेचारा मासूम सा शिक्षक आज नौकरी के जाने की कगार पे बैठा है, आज उसको परीक्षा देने का बोलोगे तो वो नहीं कर पाएगा। उन सभी शिक्षकों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप इन संगठनों के माध्यम से जब आह्वान होता है तो उस आह्वान के साथ सड़क पर आइए, और थोड़ा सा सांसदों को, मैं भी राजनीतिक क्या कहें, हम हमारे शिक्षक संगठनों के नेताओं से भी मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि अपनी कूटनीति भरी मानसिकता को छोड़ के शिक्षकों के हितों में डिसीजन ले, सोचें, समझें। और आपको कोई विधायक नहीं बनना है, आपको कोई सांसद नहीं बनना है, शिक्षकों को कोई बनाएगा भी नहीं। बहुत सारे उदाहरण इतने गलत साबित कर दिए हैं लोगों ने कि अब आपको कोई टिकट विकट देगा नहीं, और टिकट देने की अगर सोच रखी है तो फिर सोच लेना, वो शिक्षक लोग आक्रोशित हैं, आपके टिकट लेने के बाद आपके टिकट का क्या हाल होगा वो आप देख लेना। आप तो टिकट के चक्कर में तो आप पड़िए मत। मैं किससे बोल रहा हूं? ये उन महत्वाकांक्षी नेताओं से बोल रहा हूं जो इन शिक्षकों के 25 लाख शिक्षकों की नौकरी के ऊपर अपना सपना देख रहे हैं।
मेरी इस बात को लाइव समझ लेना, इसको चाहे तो समझ के और इसको सेव करके रख लेना कि जिस दिन अगर इन 25 लाख नेता हमारे शिक्षकों के ऊपर कोई नेता अगर खड़ा है तो शिक्षक का नेता होगा, शिक्षक की राजनीति करने वाला व्यक्ति होगा, शिक्षक की बात को पहचानने वाला व्यक्ति होगा। लेकिन अगर किसी ने शिक्षकों की इस पृष्ठभूमि को आधार बना करके नेता बनने की कोशिश करी है तो गणेश मालवीय आपको जब अपने लिए खून पसीना बहा करके सांसदों के पास जा सकता है तो गुलेबंद पकड़ के उसको मैं टिकट कैंसिल भी करवा सकता हूं मैं। और आप समझ लीजिएगा, ये उन नेताओं को मैं खुली चुनौती देता हूं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश के अलावा जितने भी राज्य हैं, उनमें से 25 लाख शिक्षकों के हितों की लड़ाई लड़ते लड़ते कोई नेता मत बन जाना, कोई विधायक मत बन जाना। क्योंकि ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिन्होंने गद्दारी करी है, नेता बने हैं, विधायक बने हैं और आज वो अलग थलग जाकर के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। शिक्षकों के लिए किसी ने भी एक शब्द तक पार्लियामेंट में नहीं उठाया है, एक शब्द भी संसद भवन में नहीं उठाया। तो ये चीजें हैं, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, बहुत ही आक्रोश के साथ बोल रहा हूं कि ये जो नेता जितने भी बड़े बड़े बन के बैठे हैं सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बैठे हैं। कहीं कहीं बहुत इतने बड़े नेता हैं कि वो अंदर तक घुस करके हर चीज को फ्लॉप करते हैं, खत्म करते हैं। तो साथियों, आप इस राजनीतिक पृष्ठभूमि में इन नेताओं को भी चेक करते रहिए कि कौन कहां क्या चाहता है, इनकी महत्वाकांक्षा क्या है, इनको देखते रहिए। ऐसा ना हो कि हम शिक्षकों के कंधों पर पैर रख के और ये राजनेता विधायक बन गए, सांसद बन गए, कोई मंत्री बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, ये इनकी पेंशन तय कर लेंगे लेकिन शिक्षकों की पेंशन बन रहेगी। इनकी से मतलब शिक्षक राजनीति करते करते राजनेता बनना चाह रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये अपनी पेंशन तय कर रहे हैं, मैं उन लोगों की पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं कि जो वर्तमान में राजनीति में, वो तो शुरू से राजनीति में, लेकिन शिक्षकों को मोहरा बना करके ना निकल जाएं, आप ध्यान रखें आप। तो इसलिए ये मेरे विचार भले से किसी को बुरे लग सकते हो, लगे, मैं इस बात की कतई परवाह नहीं करता कि मेरे विचारों से कोई सहमत हो या ना हो। 25 लाख शिक्षक में मैं भी हूं, मैं अपने विचार रख रहा हूं और मैं इतना कमिटमेंट करता हूं कि मुझे जो व्यक्ति जिस आंदोलन के लिए जहां बुलाएगा मैं जाऊंगा, जिस सरकार के सामने खड़ा होना होगा मैं खड़ा रहूंगा और वहां खड़ा रहकर मैं अपने साथियों के लिए आवाज बुलंद करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं साथियों के लिए हमेशा जिंदा रहूंगा। अगर मरना भी पड़ा है तो हम सब साथियों के लिए मरेंगे, हम सड़क पे आएंगे, गर्मी खाएंगे, खून पसीना एक करेंगे, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से हम सरकार को हमारे फैसले को, टीईटी को रद्द कराने के लिए बाध्य करेंगे। हम कोई उपद्रवी नहीं है, हम शिक्षक हैं, शालीन हैं, हम समझदार हैं, हम परिवार चलाते हैं, हम देश चलाते हैं, हम चाणक्य भी हैं। हम ऐसा नहीं कि नहीं कुछ नहीं, चाणक्य का नाम ऐसे ही मशहूर नहीं है। चाणक्य एक बहुत बड़ी हस्ती है जिसके ऊपर लोग राजनीति की किताबें सीखते हैं, उसको पढ़ पढ़ के सीखते हैं। तो साथियों, ये छोटा सा आक्रोश रहा है मेरा, मैंने आपको कुछ अगर इस बीच में कुछ रहा हो तो मुझे क्षमा करना। बाकी मेरा इस 80 किलोमीटर की यात्रा में बहुत अनुभव रहे हैं, मैं उन अनुभवों को आपके साथ अगर बांटूंगा तो समय काफ़ी लंबा हो जाएगा। सांसद महोदय ने क्या कहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। सांसद महोदय से मेरी सीधी बात हुई है और उनको मैं धन्यवाद भी देता हूं, आपके लाइव के माध्यम से भी धन्यवाद देता हूं माननीय सुधीर जी गुप्ता जी को, हमारे क्षेत्रीय सांसद हैं। और मैं उनको ये बात वहां भी कही है और मैं यहां भी कहूंगा और आप भी इस चीज को आगे किसी सांसद से मिले तो कहें कि हमारे 25 लाख शिक्षकों के आप वकील हैं। ये बात किसने बोली? ये बात हमारे सांसद महोदय ने बोली। आप समझिए इस बात को, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोर्ट वकीलों से चलती है तो आप शिक्षक, जितने भी शिक्षक हैं उनकी समस्याओं के लिए मैं वकील हूं, मतलब सांसद वकील हैं। वो हमारी बात को पुरजोर तरीके से पार्लियामेंट में रखेंगे। पर उन्होंने एक बात और भी कही है कि जिस प्रकार से हमने प्रयास किया है, पैदल यात्रा निकाल करके प्रयास किया है, ऐसे प्रयास आप भी करें। आपके नजदीकी जो भी सांसद हैं उनसे मिलें, भीड़ करके मत जाएं, पर 5 जने जाएं, 10 जने जाएं, प्रतिनिधि मंडल जाए, उनसे बैठ के बात करें, उनको समझाएं, एक तारीख लें। अगर ज्ञापन देने का मूड है तो आप कम से कम एक रैली बना करके जाएं। कैसे भी करके हमको 788 चुने हुए हमारे 543 ये जो भी बाकी हैं, इन सबको आप ज्ञापन देवें, इन्हें अल्टीमेटम भी देवें कि हम ज्ञापन देने के साथ में आपके पॉजिटिव जवाब का, आंसर का इंतजार करेंगे।
सेशन चलने वाला है, मानसून सत्र चलने वाला है। मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं, पूरा जवाबदारी के साथ बोलता हूं कि इस मानसून सत्र में हमारे शिक्षकों के लिए कुछ पॉजिटिव चीज सांसदों की तरफ से निकल के आएगी और अमिटमेंट का रास्ता सुधरेगा। चाहे श्वेत पत्र जारी हो, चाहे टीईटी परीक्षा का समय उनको पुराने शिक्षकों की बाध्यता समाप्त करने की बात हो, या चाहे जो भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो, जैसा भी हो, टेक्निकल बिंदु पे चर्चा होगी और हम ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट में स्टेट परीक्षा की आवाज गूंजेगी। तो ये संभावनाएं बन चुकी है और ये बनेगी कब कि जब आप सभी मेरे जैसे सांसद हैं, ऐसे सांसद आपके पास भी होंगे, आप उनके पास जाइए और उन्हें अपना आक्रोश दिखाइए। आप प्रेम से या चापलूसी से या मक्खनबाजी से यहाँ ये काम नहीं चलेगा। जो मक्खनबाजी कर रहे हैं उनको करने दो। आप जाइए, एक संगठन के साथ खड़े रहिए, जाकर के ज्ञापन दीजिए और उन्हें आंखों में आंखें डालकर उनसे ये कहिए कि सर आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आपके होते हुए हमारी नौकरी नहीं जा सकती है, ये तय रखना है। हमारे माननीय सांसद महोदय ने भी ये बात कही है कि किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी, ये मैं अपनी तरफ से आश्वासन देता हूं और आपकी बात को संसद भवन तक मैं भेजूंगा। ये आश्वासन उन्होंने एक सांसद के तौर पे चाहे दिया है, लेकिन उन्होंने ये पीड़ा हमारी समझी। ये पीड़ा हमारी समझ के 25 लाख शिक्षकों की आवाज बन के जब मैं उनके सामने प्रत्यक्ष बैठा था, तो उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा है कि पूरे भारत में शिक्षक समाज कितना आक्रोशित है। इस चीज को वो भांप चुके हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपके दोस्त की एक छोटी सी यात्रा, 80 किलोमीटर की, कोई मैं कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा नहीं है मेरी यात्रा मेरे घर से सांसद महोदय के घर तक थी, 80 किलोमीटर थी। इस तपन भरी राह में सुइयां चुभी, कांटे चुभे, पत्थर चुभे, खून निकला, चाले फूटे, जो हुए 4-5 दिन में सब ठीक हो जाएगा साथियों। लेकिन जो असर सरकार पे ये घाव करके गए हैं, वो असर हम जूते चप्पल पहन के रैली निकाल करके जाते, मोटरसाइकिल बैठ के जाते तो नहीं होता है। लेकिन ये चिंगारी जो इस टेट रूपी बारूद में लगी है, ये विस्फोट होगी और संसद भवन में इतनी भयानक रूप से विस्फोट होगी कि 25 लाख शिक्षकों की टेट परीक्षा निरस्त होगी। ये मेरी गारंटी है। तो साथियों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप संगठित रहें, एकता में बंधे रहें, मायूस न हो। अपनी परीक्षाओं की लेकर के ये सब तैयारी करना, ये वो सब छोड़ो, आप कुछ नहीं होता है। अभी आपके टेट परीक्षाओं की जो बुक होती है ना, उसकी बिक्री बहुत हो गई है। मैंने देखा, उसका आंकड़ा निकाला है, वो किताबें बहुत बिक रही है। उसमें सबसे ज़्यादा विचलित हैं महिलाएं शिक्षकों से मेरा बहुत हृदय से निवेदन है कि आप परिवार चलाती हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपके सास ससुर हैं, आपके माँ बाप हैं, आपका परिवार है। आप सिर्फ नौकरी नहीं करते हैं, आप परिवार भी चलाते हैं। तो आपके ऊपर ये तीसरा बोझ नहीं होना चाहिए। आप गाड़ी ड्राइव करते समय आप ये सोच रहे हैं कि मेरी टेट परीक्षा नहीं होगी, मैं फेल हो जाऊंगी, तो मेरा परिवार का क्या होगा। ऐसे हजारों शिक्षिकाएं हैं जो सिर्फ इस नौकरी पे हैं, उनके पति भी नहीं है, शायद कोई सिंगल हैं। किसी भी परिस्थितियां में वो उस नौकरी के भरोसे जी रही हैं। उनकी परेशानी सबसे ज़्यादा ये है। और तकरीबन मुझे 25 लाख शिक्षकों में सबसे ज़्यादा जो दुखी हैं वे महिला ही हैं। महिलाएं बहुत दुखी हैं और मैं उन सभी शिक्षिकाओं से कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल हमारी शक्ति हैं और इस शक्ति के बल पर हम इस युद्ध को जीत के आएंगे। तो आप हमारी इतनी इस शक्ति को बना कर रखें, कमज़ोर मत पड़ें आप। और जो भी इस लड़ाई को या आपके मन को कमज़ोर करता है, तो आप उन्हें जवाब दें कि हम एकत्रित होकर के इस समस्या का हल निकालेंगे और निकल के ही रहेगा। तो साथियों, हमारा आज का मेरा ये जो लाइव का ये सेशन छोटा सा, मतलब मैं कोई लाइव का शौकीन नहीं, मुझे आता भी नहीं ज़्यादा लाइव होना। और मैं बहुत ही एक सरल प्राणी हूँ, मतलब जो मेरे दिल में होता है वो मेरी जुबान पे होता है। दिमाग में फालतू के शैतान पालता नहीं हूँ मैं। जो बोलना होता है क्लियर बोलता हूँ। आप में सांसद महोदय के सामने भी मैंने बहुत सारी बात बोल चुका हूँ। उनको मैंने जो भी आपकी बातें रखना थी रख दी है। लेकिन अब अगला जब बिंदु है सांसद महोदय का है और सभी शिक्षकों से मैं आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा और सभी शिक्षक संगठनों से निवेदन करूँगा कि एकजुट हो जाएं और अपनी इस लड़ाई को संसद तक भेजें। प्रतिनिधि बना के मत भेज देना कि वहाँ जाके सांसद ही बना दिया। तो शिक्षक सांसद बन गया है ना, तो भूल जाना, उसकी पेंशन खाएगा, मस्ती से रहेगा वो।
हमको हमारा प्रतिनिधि चाहिए, शिक्षकों का प्रतिनिधि जो सांसद से मिल के वापस घर आ जाए। ऐसा ना हो कि सांसद से मिल के लोकसभा चुनाव के टिकट ले ले, विधानसभा चुनाव के टिकट ले ले और वाहवाही करके भाई साहब करके ना वो नेताजी बन जाए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहे विधायक जी हो, चाहे सांसद महोदय हो, ये हमारे प्रतिनिधि है। हमारी समस्याओं की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। इनसे मिलकर के हमारी समस्याएं दूर करें। ये हमारे वरिष्ठ भी हैं, इनको हमारी समस्याएं सुनना भी चाहिए। तो साथियों, हर तरीके से मैंने बात की है, हर तरीके से मैंने सांसद महोदय को समझा दिया है। आपने वीडियो में देखा भी होगा और समझा भी होगा उस चीज़ को बारीकी से। ज़्यादा इतना लंबा समय होता नहीं कि अपन हर चीज़ को उनको बताएं, लेकिन जो मुख्य बिंदु थे, भावनात्मक बिंदु थे, टेक्निकल बिंदु थे, वो सब चीज़ें समझा दिया है। और माननीय सांसद महोदय ने भी इस चीज़ को अपडेट करने के लिए बात कही है कि प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को अपडेट किया जाए, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए और जैसा भी है वो सब चीज़ें करी जाएं और शिक्षकों को नौकरी से नहीं, या जो भी समस्याएं खड़ी हो उससे ना हो। तो साथियों, मैं आपसे विदा लेता हूं। समय समय पर जब भी ऐसा कुछ विषय आएगा तो मैं आपसे बात करूंगा, या मेरी पोस्ट के माध्यम से आप देखें, समझें। और बाकी की लड़ाई हम लड़ ही रहे हैं। बाकी साथी मेरे साथ जुड़े रहे हैं, 57 साथी हैं। आप सभी को मैं करबद्ध निवेदन के साथ यही कहूँगा कि आप घबराएं नहीं बस, और बाकी समय के साथ सब अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद साथियों। अब मैं विदा लेता हूँ आपसे। नमस्कार।